फ्रेंड्स आज बात करने वाले हैं आर्टेमिस मिशन की। और ये चंद्र मिशन होने वाला है और आप जानते हैं कि ये 50 साल के बाद में ऐसा मिशन है जो चंद्रमा के लिए होने वाला है। अपोलो युग को 1960 1972 के आसपास छोड़े गए थे जिनका उद्देश्य बिल्कुल अलग था। लेकिन आज जो ये आर्टेमिस 2 मिशन है इसका उद्देश्य बिल्कुल अलग होने वाला है। देखिए अपोलो उनके अंदर आपने देखा होगा कि वो उनका उद्देश्य क्या था। शीत युद्ध के दौरान भू राजनीतिक वर्चस्व का प्रदर्शन करना उनका उद्देश्य था। आप जानते हैं कि किस प्रकार से यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हो जाता है उसके बाद में दो ही पोल्स पूरी दुनिया के अंदर थे। एक पोल्स था जो कि कम्युनिस्टों का था और दूसरा पोल था जो कि कैपिटलिस्टों का था, जिसके अंदर आप देखेंगे कि एक का प्रवर्तक तो रूस था और दूसरे का प्रवर्तक जो था वो अमेरिका था। अब आप ये देखेंगे कि उद्देश्य दोनों का बिल्कुल अलग अलग है। अब जो अपोलो युग है, जो मिशन थे, उनका जो उद्देश्य बिल्कुल अलग था। राजनीतिक एकल राष्ट्र मिशन यानी कि सोलो मिशन हुआ करते थे, संक्षिप्त ठहराव शॉर्ट टर्म के लिए हुआ करते थे और केवल झंडा फहराना और अपने पद चिन्ह छोड़ना और यह दिखाना कि आपसे जितना जितना कैपिटलिस्ट वर्ल्ड टेक्निकल साउंड है उससे ही ज्यादा एक वर्ग है वो भी उतना ही इसको टक्कर देने वाला है टेक्नोलॉजिकल रूप से। ये बिल्कुल अलग दोनों का उद्देश्य था। लेकिन जब बात आप आर्टेमिस युग की बात करते हो, और आर्टेमिस आप जानते हैं 2024 से इसको शुरू किया गया, आप इसका उद्देश्य बिल्कुल अलग है। वैज्ञानिक यथार्थवाद मंगल ग्रह के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में चंद्रमा पर उपयोग किया जाता है। इसका रणनीतिक भी देखोगे आप, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, बेस कैंप और संसाधनों का स्वदेशी उपयोग करना इसका उद्देश्य हो गया है। अगर आप दोनों को देखेंगे तुलना, तो उनका रणनीतिक उद्देश्य भी अलग है और इनका अपना उद्देश्य जो है वो भी एकदम अलग है। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसको। पहले तो आप इसमें यह भी जानेंगे कि ये मानव मिशन है और मानव मिशन में कौन कौन जाएगा इसमें। तो ये 50 साल बाद होने वाला मिशन है और इस मिशन के अंदर जाने वाले वैज्ञानिक हैं, 4 वैज्ञानिक हैं इसमें। एक है रीड वाइसमैन, दूसरे हैं विक्टर ग्लोवर, तीसरी है क्रिस्टीना कोच और चौथे हैं जेरेमी हैंसन। अब ये 4 व्यक्ति इसके अंदर जाने वाले हैं। अब आप रीड वाइसमैन का आप देखेंगे तो ये मिशन के कमांडर होने वाले हैं। विक्टर ग्लोवर देखेंगे आप तो ये पायलट होंगे, चंद्रमा मिशन पर जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री ये थे। और क्रिस्टीना कोच आप जानते होंगे, इनका तो बहुत चर्चित नाम है, 327 दिन तक स्पेस में रहने का सबसे लंबा जो रिकॉर्ड है वो इन्हीं के पास है। और जेरेमी हैंसन ये मिशन विशेषज्ञ हैं, कनाडाई मूल के हैं और अंतरिक्ष एजेंसी कनाडा की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वहां से बिलोंग करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसे विस्तार से देखते हैं एक बार। इसे देखिए, आर्टेमिस 2 चंद्रमा पर मानव का ऐतिहासिक वापसी है। 50 से अधिक वर्षों के बाद मनुष्य की चंद्रमा की कक्षा में वापसी स्थायी बेस कैंप और मंगल तक पहुंचने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मिशन की रूपरेखा और चालक दल क्या है। 50 वर्षों के बाद में चंद्रमा की ओर वापसी। अपोलो 17 1962 के बाद में यह पहला अवसर होने वाला है जहां पर इंसान चंद्रमा के करीब पहुंचने वाला है। 10 दिनों की ऐतिहासिक यात्रा यह होने वाली है। एसएलसी रॉकेट्स और ओरियन अंतरिक्ष यान के माध्यम से 4 अंतरिक्ष यात्री 10 दिनों के सफर पर निकलने वाले हैं इस आर्टेमिस मिशन 2 के तहत। विविधता भरा है चालक दल, जिसमें मैंने आपको बताया है कि अमेरिका से भी है और एक जो लास्ट वाले मैंने बताए थे जेरेमी हैंसन, ये कनाडा मूल के हैं और कनाडा स्पेस एजेंसी से इनका संबंध है। तो यही विविधता इसमें बात की जा रही है। तकनीकी चुनौतियां भी आने वाली हैं। फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री सुरक्षा के लिए भी देखना पड़ेगा कि इसकी जो सफलता है यह यान को पृथ्वी पर और उसके जो गुरुत्वाकर्षण है उससे जब वापस लौटते हैं, आप जानते हैं कि फ्रिक्शन के कारण ये जो पूरा का पूरा क्रू होता है इनकी जान के लिए भी खतरा हो जाता है, क्योंकि वापस आने में जब इसका घर्षण होता है तो 2700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ये पहुंच जाता है और उस समय पर इसमें बस्ट होने का भी खतरा होता है, आग लगने का भी खतरा होता है। इसको बचाने के लिए इस पर अलग तरीका से एवकोट नामक विशेष हीट शील्ड जो है उससे इसे कवर किया गया है। ये पूरा का पूरा जो क्रू जिसके अंदर बंद रहने वाला है इसमें। अब मिशन अगर दोनों की तुलना की जाए, जो मैंने अभी आपको बताया था अपोलो बनाम आर्टेमिस, अब अपोलो दोनों का उद्देश्य बिल्कुल अलग अलग था। देखिए अपोलो मिशन क्योंकि ये केवल चंद्रमा पर उतरा था अपोलो, लेकिन आर्टेमिस मिशन है ये स्थायी बेस कैंप बनाएगा और स्थायी रूप से वहां पर 10 दिन के लिए रुकेगा। भागीदारी है मुख्य रूप से नासा के द्वारा था अपोलो, जबकि आप आर्टेमिस के अंदर आप देखोगे स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन और अमेरिका का नासा का भी इसके अंदर सहयोग है। भविष्य का लक्ष्य क्या है।
देखिए अपोलो का तो शीत युद्ध के दौरान अपना वर्चस्व दिखाना इसका उद्देश्य था। अगर वहीं आप आर्टेमिस मिशन का देखेंगे तो भविष्य का लक्ष्य है मंगल ग्रह पर मानव अन्वेषण के लिए जगह तलाशना कि क्या वास्तव में इसको ह्यूमन के लिए अच्छा माना जा सकता है या कुछ संभावना बनेगी या नहीं बनेगी, इसके लिए है। चंद्रमा से मंगल तक की राह, यह जो चंद्रमा पर एक स्थायी बेस कैंप बनाना जो कि भविष्य में मंगल मिशन के लिए एक सोचिए कि एक स्टे प्रदान करने वाला है, तो अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण होने वाला है, मनुष्य के लिए एक अचीवमेंट होने वाला है। और आने वाले अगर हम डीप स्पेस रिसर्च की बात करें तो ये उसके लिए भी महत्वपूर्ण कदम होने वाला है। अब देखिए थोड़ा ऐसा विस्तार से देखेंगे, अपोलो के पद चिन्हों से आर्टेमिस के स्थायी कैंप तक चलेंगे। ये पद वो चिन्ह है जो अपोलो के अंदर चंद्रमा के ऊपर रखे गए थे और इसी को एक बड़ा अचीवमेंट माना जाता था कि भाई अगर हम अंतरिक्ष में गए हैं तो ये चंद्रमा तक चला गया, ये अपना आप में। लेकिन अब साइंस आगे बढ़ चुकी है और आप जानते हैं कि अब आगे बढ़ने के बाद में यहां तक पहुंच चुके हैं कि अब हम पद चिन्ह या फिर अपना फ्लैग लगा करके नहीं आएंगे, बल्कि अब वहां पर क्या करेंगे, इस तरीका से स्थायी कैंप बनाएंगे और स्टे करेंगे 10 डेज तक। जब अब चंद्रमा तक पहुंच जाएंगे तो उसके बाद हमारा जो अगला लक्ष्य, क्योंकि ये स्टे है, यहाँ पर स्टे अगर यहाँ पर हो जाएगा और यहां तक अगर आप पहुंचते हैं तो आगे हम मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए हमारी जो है जो रास्ता बन जाएगा। देखिए दोनों का जो मैंने आपको बताया था अपोलो युग जो है वो 1960 और 1972 में है, उद्देश्य बिल्कुल अलग है। यहां पर यह दिखाना है कि कम्युनिस्ट जो खेमा है वो कोई कम नहीं है साइंस एंड टेक में, और आर्टेमिस मिशन जो है वो दिखाता है कि वैज्ञानिक यथार्थवाद मंगल ग्रह के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में चंद्रमा का उपयोग करना ये उद्देश्य है। रणनीति अगर आप स्ट्रेटेजी के रूप में देखेंगे तो एकल राष्ट्र मिशन, सोलो मिशन हुआ करते थे ये अपोलो मिशन, जबकि अगर आप इसे देखेंगे तो इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया विविधता है। इसके अंदर अंतरराष्ट्रीय सहयोग, स्थायी बेस कैंप, गेटवे और संसाधनों का स्वदेशी उपयोग करना इसका रणनीतिक मिशन है। और देखिए आर्टेमिस 2 का तकनीकी ब्लूप्रिंट और फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री कैसे होने वाली है। देखिए यहां तक ये जाएगा, जाने के बाद में एसएलएस और आईसीएसपी स्पेस लॉन्च सिस्टम जिसे हम बोलते हैं ओरियन क्रू मॉड्यूल को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा और इसके बाद में इंट्रीम क्रायोजेनिक प्रोपल्सन स्टेज जिसे बोलते हैं आईसीपीएस, इसे चंद्रमा की ओर धकेल देगा। उसके बाद में देखिए ट्रांस लूनर इंजेक्शन होने वाला है, इंजेक्ट करना मतलब उसको बाहर छोड़ना। यह वह सटीक बिंदु है जहां पर ओरियन को चंद्रमा की कक्षा ट्रांस लूनर ऑर्बिट में प्रवेश कराने के लिए अंतिम पुश दिया जाएगा। क्लियर। और तीसरा पॉइंट है फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री। फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री कैसा आएगा ये सब देखिए पहले एक बार। फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री एक विशेष सुरक्षा मार्ग, यदि ओरियन के इंजन विफल हो जाते हैं तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी स्वचालित रूप से कैप्सूल की वापसी पृथ्वी की ओर खींच लेगी, जैसे कि अपोलो 13 के अंदर किया गया था। तो ये टोटल इसका एक ब्लूप्रिंट है कि होगा क्या। एसएलएस और आईसीएसपी के द्वारा इसको पुश किया जाएगा, उसके बाद जब ट्रांस ल्यूनर इंजेक्ट किया जाएगा कक्षा में, और जब वापस आना होगा तो क्या होगा, ये फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री। और अगर इंजन खराब भी हो जाते हैं तो पृथ्वी के ग्रेविटी का प्रयोग करके ही इसको रिटर्न किया जाएगा पृथ्वी की ओर। अब देखिए जो मैंने आपको नाम बताए थे ये वो नाम है। पहला है रीड वाइसमैन, दूसरे हैं विक्टर ग्लोवर, तीसरे हैं क्रिस्टीना कोच और चौथे हैं जेरेमी हेंसन। ये 4 व्यक्ति हैं, जाएंगे और 10 दिन ये अंतरिक्ष में रहेंगे और उसके बाद में स्टे करने के बाद वापस पृथ्वी पर आएंगे। जीरो ग्रेविटी इंडिकेटर्स होने वाले हैं। अब देखिए ये जो जीरो ग्रेविटी इंडिकेटर्स का इसका मतलब ये है कि आप ये जानते होंगे कि चंद्रमा पर 1/6 आप जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो होता है, जिसकी वजह से ही आप देखेंगे कि अर्थ के 1/6 ही ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है। इसका सीधा सीधा सा तात्पर्य ये है कि अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु 60 kg की है तो आप देखेंगे कि ये चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 10 kg का हो जाएगा। तो इसमें होगा क्या, तो जीरो ग्रेविटी राइज होगी। ये एक छोटा सॉफ्ट टॉय जैसे एक स्कूली छात्र ने डिजाइन किया, अंतरिक्ष में प्रवेश करते ही इसके तैरने से माइक्रो ग्रेविटी का दृश्य मिलता है। क्यों, कारण यह है कि जैसा मैंने आपको बताया कि जीरो ग्रेविटी अपने आप में इसका जो वजन अर्थ पर है उसका 1/6 ही रह जाने वाला है। डीप स्पेस के 3 प्रमुख मानव जैविक खतरे इसमें सामने आने वाले हैं। जितने भी लोग जाएंगे ये 3 खतरे उनको
पेश होंगे। पहला है गुरुत्वाकर्षण भिन्नता। अब अर्थ पे जैसा आपको बताया है कि पृथ्वी पर अगर 1/6 और मंगल पर 1/3, जब मंगल पर जाओगे मार्स पर तो पृथ्वी का 1/3 रह जाएगा। अब गुरुत्वाकर्षण होता है जो मानव शरीर विज्ञान साइकोलॉजी को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। अगर आप जाएंगे तो इस तरीका के इनको ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जा रही होगी सिमुलेशन के अंदर। संचार विलंबता, सिग्नल लिटेंसी होती है। आप जानते हैं कि अब इनमें होगा क्या कि अगर अर्थ से सिग्नल दिए जाते हैं तो यहां पर लेटेंसी कितनी आती है, 2.5 से लेकर के 10 सेकंड का लेटेंसी आता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी एक स्विच आप यहां से इसको पुश करते हैं तो मानो यहां पर आपको जाकर के 10 सेकंड के बाद उसका रिस्पॉन्स देखने के लिए मिल। आप देखें कि जिसकी लेटेंसी कितनी आती है 2.5 से लेकर के 10 सेकंड के अप्रोक्सीमेट। मंगल ग्रह पर यह विलंबता कई मिनटों में होने वाली है। इसका मतलब यह होता है कि इसका मंगल ग्रह पर लेटेंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे आपातकालीन चिकित्सा सहायता असंभव हो जाएगी। तो पहला तो अब देख लिए आपने, इस तरीका का भी समस्या आएगा। तो संचार की विलंबता, हेल्थ में किसी तरीका के प्रॉब्लम आती है तो इसमें विलंब होगा। तीसरा मनोवैज्ञानिक दबाव। एक कॉन्फाइनमेंट एंड साइकोलॉजी होती है। एक छोटे से कैप्सूल के अंदर 1 महीने तक सीमित रहना मानसिक स्वास्थ्य के लिए अभूतपूर्व चुनौती पेश करने वाला है। तो जो भी ये 4 मेंबर जाने वाले हैं इनके लिए ये चुनौती आएंगे। अब बात आती है कि स्पेस वेदर और री एंट्री के लिए चुनौती होगी। जैसे री एंट्री इन्फॉर्मे 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये जो कैप्सूल होगा ये अंदर एंटर करेगा, और जब ये अंदर एंटर करेगा तो आप जानते हैं कि अर्थ का अपना एटमॉस्फेयर है और उसमें फ्रिक्शन कार्य करता है। तो जब ये कैप्सूल अंदर आएगा तो इसकी गति होगी 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब ये एयर से फ्रिक्शन करेगा तो उस समय पर इसके अंदर आग लगने की खतरा पैदा होगा। अब ये जो घर्षण है 2700 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान बढ़ा देता है, जो कि सूर्य ताप का लगभग आधा है। अब देखिए एवोकेट हीट शील्ड से इसको कोट किया गया है, लेकिन आप जानते होंगे कि नेचर के इस आगे आपका साइंस मनुष्य जो है वो बहुत तुच्छ होता है। तो हमने अपनी ओर से कर दिया, लेकिन उस समय पर किस तरीका की हार्श कंडीशंस होंगी, उनको किस तरीका से सामना करेगा, ये देखने वाली बात होगी। ओरियन को इस भीषण गर्मी से बचाने के लिए एवोकेट यानी कि सिलिका आधारित एब्लोटिव सामग्री का प्रयोग किया जाता है। भारत के गगनयान क्रू मॉडल्स के लिए भी उच्च तापमान स्थिति वाला सामग्री अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। सोलर फ्लेयर्स, सोलर की फ्लेयर्स आप जानते होंगे कि स्पेस के अंदर सोलर जो सूर्य है उसमें हीलियम के द्वारा आप जानते हैं कि संलयन होता है, और इस संलयन में क्या होता है कि सूर्य जो ताप होता है तो उसकी कभी कभी जो सूर्य की जो जलता हुआ सूर्य आग का गोला है, ये जो फ्लेयर्स है एक स्पेस के अंदर दूर तक चली जाती हैं, और ये जो सोलर इन्हें बोलते हैं, ये आग जब दूर तक जाएगी इसे बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स। और जीसीआर, अंतरिक्ष यात्रियों के गैलेक्टिक कॉस्मिक रेडिएशन जिसे बोलते हैं जीसीआर का सामना करना पड़ता है। हाल ही में सूर्य से एक्स क्लास सबसे तीव्र सोलर फ्लेयर निकलता था। सौभाग्य से आर्टेमिस 2 का लॉन्च विंडो इस खतरे से बाहर का क्षेत्र होने वाला है। तो देखिए जब ये हो जाएगा तो अपने आप आपको पता चलेगा। अंतरिक्ष का अर्थशास्त्र इन सीटू रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन का महत्व क्या है। पृथ्वी से 1 लीटर पानी चंद्रमा तक ले जाने का खर्च 1 मिलियन से भी अधिक होने वाला है। सोचिए कितना महंगा होता है ये। मंगल मिशन के लिए अंतरिक्ष में ही संसाधनों का निर्माण ISRU अनिवार्य है। वाटर, चंद्रमा ने दक्षिण ध्रुव पर 10 गीगाटन पानी की पुष्टि की है। इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए इसे पानी के पीने का क्रायोजेनिक यानी कि H2+O2 में बदला जा सकता है। तो यहां से पानी ना ले जा करके वहीं पर इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, आप जानते हैं ना इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, एनोड और कैथोड के द्वारा जो बर्फ है उसको पिघलाना है और पिघला करके क्या बनाना है, H2+O2 से वाटर क्रिएट कर लेना है, ताकि ये जो 1 लीटर $1 मिलियन तक का कीमत आएगा यहां से ले जाना। अब बात आता है क्रीप, चंद्रमा की जो मिट्टी है उसके अंदर के मतलब है पोटेशियम, के आर यहां पर देखिए आर रेयर अर्थ, REEP रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं, और पी जो है वो सब बोलते हैं फास्फोरस, जो भविष्य की तकनीक के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसका अचीवमेंट ये होने वाला है। अब देखिए हीलियम 3 चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो भविष्य में सुरक्षित परमाणु संलयन जिसे हम बोलते हैं ना न्यूक्लियर फ्यूजन, यही वो न्यूक्लियर फ्यूजन है जो कि सूर्य को
ये ऊर्जा क्रिएट करने में मदद करता है, या कहिए कि हीलियम या हीलियम का ही न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिससे सूर्य इतना ज्यादा ऊर्जा क्रिएट कर पाता है। अब देखिए, आप बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि यार क्या जरूरत है इतना रिस्क लेने की, हम स्पेस में जाते ही क्यों है, क्या जरूरत है इतना एक्सप्लोरेशन करने का कि हम जाएंगे, हमने तो सूर्य के लिए तक भी ये सूर्य के लिए तक भी हमारा अभी आने वाले समय में मिशन हमने क्रिएट किए हुए हैं। तो ऐसा मन में आ सकता है, तो याद रखना कि ये जितना भी अर्थ है, मैं एक वीडियो में बनाऊंगा कि ये जो अर्थ के ऊपर जो ह्यूमन जीवन मिला हुआ है उसी तरीका का जीवन की संभावना दूसरे ग्रहों पर भी है। तो हमारे लिए आने वाले समय में ये जो दुर्लभ एलिमेंट्स हैं ये अर्थ पर जीवन के लिए जरूरी हैं, और इनका अगर हमको मौजूदगी किसी दूसरे ग्रह पर मिलती है तो ये भविष्य में मनुष्य के लिए उपयोगी होने वाला है। तो ये इसके लिए पूरा रिस्क लिया जाता है और अपनी टेक्नोलॉजी सुपरमेसी दिखाने का भी मौका होता है। तो इसमें दोनों बात होती हैं। देखिए, अंतरिक्ष की पुरानी नियम पुस्तिका बनाम आधुनिक राष्ट्रीय कानून। पुरातन नियम, जैसा कि आप देखिए स्पेस में क्या क्या कर सकते हैं, उसके कुछ कानून है 1960 और 70s के। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 में आई थी, अंतरिक्ष को मानव जाति की साझा संपत्ति मानता है, और ये ही वो ट्रीटी भी है जो बताती है कि स्पेस को कभी भी हमें वेपनाइज नहीं करना है, जो कि अमेरिका करने का प्रयास कर रहा था। उस पर अभी रोक लगी हुई है, लेकिन कब तक होगा देखते हैं इसे भी। मून ट्रीटी संसाधनों के लिए राष्ट्रीयकरण पर रोक लगाई गई है। अमेरिका, रूस, चीन जैसे प्रमुख शक्तियों ने कभी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ये बड़ी बात है। अब देखिए, अब आधुनिक राष्ट्रीय कानून क्या कहते हैं। यूएसए एस्ट्रॉइड एक्ट 2015 अमेरिकी निजी कंपनियों को क्षुद्र ग्रह और चंद्रमा पर खनन का कानूनी अधिकार देता है। अब देखिए, ये है कि आप कानून बना लीजिए, लेकिन शक्तिशाली के लिए कानून काम नहीं करते। अमेरिका ने उसे साइन ही नहीं किया है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि अमेरिका के द्वारा ही सबसे पहली बार होगा कि स्पेस को एक वॉर जोन में तब्दील किया जाएगा। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी और आप भी इसे गूगल करके देखना कि आईसीबीएम के जो हमले होते हैं उनको रोकने के लिए अमेरिका हो या फिर कोई भी देश हो, उसके पास में किसी तरीका का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। अब अगर ये एयर डिफेंस सिस्टम बनाना है आईसीबीएम को रोकने के लिए, तो उसको सिर्फ आप स्पेस से बना सकते हैं। अब स्पेस में आपको इतनी सारी सैटेलाइट्स स्थापित करनी पड़ेंगी कि आप हर देश पर नजर रख सके कि कौन से देश से कौन सी मिसाइल अभी फायर की गई है, तभी उसको रोका जा सकता है। तो अमेरिका ये कार्य भी कर रहा है जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए, लग्जमबर्ग हो, यूएई, जापान, इन देशों ने भी निजीकरण और अंतरिक्ष दोहन के लिए राष्ट्रीय कानून पारित किए हैं जो पुरानी संधियों को अप्रासंगिक बना देते हैं। अब देखिए, एक्सप्लोरेशन तो होना चाहिए, लेकिन इसको वार जोन में ना क्रिएट किया जाए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि आने वाले समय में भारत, चीन, अमेरिका और रूस के द्वारा ये कार्य किए जा सकते हैं। अब देखिए, अंतरिक्ष का भू राजनीतिक शतरंज, नए वैश्विक स्पेस बॉक्स। आर्टेमिस समझौता होता है, नेतृत्व इसका अमेरिका, 61 देश इसमें शामिल है, भारत 27वां इसका हस्ताक्षरकर्ता 2023 में बन चुका है। अब इसका सिद्धांत है, अब इसका जो सिद्धांत है वो भी क्या है कि भारत को भी मानना पड़ेगा और अमेरिका को भी मानना पड़ेगा। ILRS, इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन, जिसे रेड और ऑरेंज, चीन और रूस, इसका वेनेजुएला, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, अर्जेंटीना आदि, इनका लक्ष्य है अमेरिका के गेटवे के खिलाफ चंद्रमा पर अपने प्रतिद्वंदी रिसोर्सेज। और वही जो मैंने आपको बताया कि इसी तरीका से जो आप देख रहे थे कोल्ड वार के अंदर, वही अब दोबारा से शुरू हो गया है। बस उद्देश्य जो है वो थोड़े बदल गए हैं, लेकिन एक चीज तो कॉमन है ना कि आज भी वही अहंकार है कि हमारी जो सुपर टेक्नोलॉजिकल सुपरमेसी है वो आपसे ज्यादा है, और ये जो एक हेल्दी कंपटीशन है आप कह सकते हैं इसे। अंतरिक्ष का सैन्यकरण और निजी कंपनियों का बढ़ता प्रभुत्व। देखिए, मैक्रोन वांट्स टू ए ब्रूटल स्पेस वॉरफेयर, ये इसकी चिंता देखिए, ये CNN का आर्टिकल है और ये बताता है कि इस पर पूरी दुनिया के जो लीडर्स हैं उन्हें चिंता भी करनी चाहिए। अब इसमें देखिए, स्टारलिंक इंटरनेट, इसके द्वारा ही जो मैं आपको बता रहा था गोल्डन डोम प्रोजेक्ट नाम का जो प्रोजेक्ट है उसको अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है, ये 200 बिलियन से ज्यादा का प्रोजेक्ट है, तो 200 बिलियन से ज्यादा का प्रोजेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं अभी भी अमेरिका के सामने। क्योंकि स्टारलिंक आप जानते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी है जिसके अपने प्राइवेट हित हैं, और चाइना के साथ में कुछ इनका अपना मिला जोल है, इसलिए आप देख रहे होंगे कि अमेरिका इन पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकता एलोन मस्क पर। इसीलिए आप अगर स्टारलिंक इनका साथ देता तो ये जो गोल्डन डोम प्रोजेक्ट है ये अब तक सफल हो गया होता। अब देखिए, निजी शक्तियां, अब भू राजनीति केवल देशों के बीच नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध और क्रीमिया संकट में एलोन मस्क के स्टारलिंक
स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की उपलब्धता और अनुपलब्धता ने युद्ध की दिशा तय की। निजी कंपनियां, अब निजी कंपनी देखिए वही है ना कि आने वाले समय में जो युद्ध है वो निजी कंपनियां पर भी तय करने वाला है। और देखिए सैन्यकरण स्पेस का किस तरीका से, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के द्वारा इस तरीका के क्रूर होने की चेतावनी दी है कि अमेरिका, चीन, फ्रांस अपनी सेनाओं में समर्पित स्पेस कमांड स्थापित किए जाते हैं तो आने वाले समय में समस्या क्रिएट हो सकती है। एंटी सैटेलाइट असेट्स, आप जानते होंगे कि अब हर देश के पास में अपने ए सेट्स सैटेलाइट्स मिसाइल सिस्टम है जो आपको अर्थ से ही आप किसी भी देश के सैटेलाइट्स को हिट डाउन कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं, और ये भी एक चैलेंज है। अब देखिए भारत का रणनीतिक दिशा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और निजी क्षेत्र का उदय, इसरो, इन स्पेस, ये सब भारत की रणनीतिक स्वायत्ता। भारत ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन रूस के साथ पुराने संबंधों के कारण भारत एक संतुलित कूटनीतिक मार्ग पर चल रहा है। इन स्पेस और न्यू स्पेस बिल, इन स्पेस एक संवैधानिक यानी कि एक वैधानिक इंस्टीट्यूशन है। एक नया अंतरिक्ष गतिविधि विधेयक लाने की तैयारी में भारत सरकार भी है। स्टार्टअप इकोसिस्टम, भारत में 400 से अधिक स्पेस स्टार्टअप सक्रिय हैं और आने वाले 10 साल के अंदर आप इनका एक अलग तरीका का भी देखने वाले हैं रिसर्च। संसदीय समिति के द्वारा 27 मार्च 2026 में इस हालिया रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि निजी कंपनियों को तेजी से विकसित करने के लिए इसरो की अत्यधिक तकनीकों को किफायती दरों पर निजी क्षेत्र को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। और मैं हमेशा यही कहता रहा कि देखिए चाइना और अमेरिका ये दोनों आगे इसलिए बढ़ गए क्योंकि उनका निजी सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर के साथ कार्य करता है। इसीलिए भारत के जो पीएसयूज हैं उनको और जो प्राइवेट सेक्टर है उनको साथ मिलकर के कार्य करना चाहिए, और अब सरकार भी वही सिफारिश कर रही है, ये समिति जो है यही सिफारिश कर रही है। अब देखिए द नेक्स्ट जायंट लीप, चंद्रमा से मंगल और परमाणु प्रणोदन, टेस्ट बेड के रूप में चंद्रमा, चंद्रमा अंतिम लक्ष्य नहीं है बल्कि मंगल पर स्थायी मानव बस्तियां बसाने के लिए ISRU हैबिटेट्स के परीक्षण का एक मंच होने वाला है। यानी कि इसको एक डेस्टिनेशन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा, सिर्फ एक स्थान के रूप में कि भाई हमें जाना यहां पर है तो यहां पर एक स्टे लेना है सिर्फ, क्लियर। तो इस तरीका से परमाणु न्यूक्लियर प्रपल्सन, मंगल की यात्रा में महीनों का समय लगता है। यात्रा के समय और विकिरण के जोखिम को कम करने के लिए रासायनिक ईंधन पर्याप्त नहीं होता। स्पेस रिएक्टर्स फ्रीडम 1, नासा भविष्य के मंगल मिशन के लिए अपने पहले परमाणु संचालित अंतरिक्ष यान का निर्माण कर रहा है जो गति और दक्षता में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है। आगे देखेंगे जो इससे 2 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको जानने चाहिए अपने एग्जाम के लिए भी, या इस लेक्चर को सुनने के बाद में दोनों प्रश्नों के आंसर आपको देने चाहिए। पहला देखिए, आर्टेमिस समझौते में भारत की शामिल होने की क्या रणनीतिक लाभ हैं। भारत का आर्टेमिस समझौते का 27वां हस्ताक्षरकर्ता बनना उसे डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनाता है। यह भारत के अमेरिका के साथ उन्नत तकनीकी सहयोग जैसे निशार, रेडार और चंद्रमा अभियानों के डेटा साझाकरण और भविष्य के डी कॉम्प्लेक्स सुरक्षित क्षेत्रों में एक मजबूत आवाज प्रदान करता है। हालांकि भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखनी होगी क्योंकि हमारे लिए रूस IRS नेतृत्वकर्ता के साथ ऐतिहासिक अंतरिक्ष संबंध रहे हैं। और दूसरा प्रश्न भी आप देख लीजिए, भविष्य के मिशन में ISRU यानी कि इन सीटू रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन का क्या महत्व है। डीप स्पेस मिशन मंगल के लिए पृथ्वी से आपूर्ति भेजना आर्थिक और तार्किक रूप से असंभव है। अंतरिक्ष में 1 लीटर पानी भेजने का खर्च 1 मिलियन है। ISRU स्थानीय संसाधन जैसे चंद्रमा के ध्रुवों पर मौजूद बर्फ से पानी का ही क्रायोजेनिक H2+O2 में बनाना और मॉक्सिस जैसे उपकरणों से मंगल में वायुमंडल CO2 को ऑक्सीजन में बदलना सक्षम बनाता है, और इसके लिए स्थानीय अंतरिक्ष बस्तियां भी असंभव हो जाएंगी अगर ये नहीं होता है। फ्रेंड्स देखिए, आपको ये एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, मैंने इसे इजी बनाने का प्रयास किया है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया हो तो एक बार रिवाइंड करके इसे जरूर देख लेना। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, अगर कोई कमी हो तो आप उसे लिख देना, मैं इसे इंप्रूव कर लूंगा। तो आपने लेक्चर देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।